लॉर्ड ऑफ ऑल रेल्म्स के एपिसोड 61, 62, 63, 64, 65। फ्रॉस्ट पायथन धीरे धीरे नीतियान की ओर बढ़ गया। उसने चुपचाप उसकी जांच की, फिर भी उसे मारने की कोशिश नहीं की। नीतियान का ध्यान पहले से कहीं ज्यादा एकाग्र था क्योंकि वह अपनी आंखें चौड़ी करके फ्रॉस्ट पायथन को देख रहा था। वह चुपके से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित कर रहा था, किसी भी क्षण प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार था। तराजू। नीतियान अंदर से चौंक गया। जैसे ही वह पास आया, उसने देखा कि 10 मीटर से अधिक लंबे चांदी के अजगर पर वास्तव में चांदी के क्रिस्टलीय शल्क उगाए थे। कुछ दिन पहले, जब वह पांताओ और अन्य लोगों के साथ ग्लेशियर क्षेत्र में फ्रॉस्ट पाइथन की खोज में यात्रा कर रहा था, तो उसने पांताओ से इसके कई रहस्यों के बारे में जाना। पांताओ के अनुसार, दूसरी कक्षा में फ्रॉस्ट पाइथन का रंग सिर से पूंछ तक चांदी जैसा होना चाहिए, लेकिन उसमें शल्क पूरी तरह से नहीं होना चाहिए। हालांकि, जब फ्रॉस्ट पायथन पर शल्क दिखाई देने लगे, तो इसका मतलब ये होगा कि वह सफलतापूर्वक तीसरी कक्षा में पहुंच गया है। तीसरे दर्जे के आध्यात्मिक जानवर स्वर्ग स्तर साधना आधार वाले क्यूई योद्धाओं जितने शक्तिशाली हो सकते हैं, उनकी दुर्जय शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। नीतियान की आंखों के सामने मौजूद फ्रॉस्ट पाइथन ने लंबे समय तक छिपने के बाद पहले से ही दर्जनों बर्फ जैसे शल्क उगा लिए थे, जिसका मतलब था कि छिपने की अवधि के बाद वह पहले से ही तीसरे दर्जे का आध्यात्मिक जानवर बन चुका था। यदि वह अभी भी दूसरी कक्षा में होता, तो शायद वह अभी भी उससे लड़ने का साहस रखता, और शायद वह क्रोध के घूंसे से उसे मार भी सकता था। हालांकि, अब जब फ्रॉस्ट पायथन तीसरी कक्षा में पहुंच गया था, तो वह जानता था कि क्रोध के मुक्का मारने के बाद भी उसके जीतने की 10% भी संभावना नहीं होगी। उस मुट्ठी के प्रहार से वह केवल छोटे स्वर्ग चरण के क्यूई योद्धाओं को ही मार सकता था, जिनकी ताकत तीसरी श्रेणी के आध्यात्मिक जानवरों से कहीं कम थी। चाहे कुछ भी हो, उसके लिए इस तीसरी श्रेणी के फ्रॉस्ट पाइथन को मारना असंभव था। इसके साथ युद्ध में उलझने का मतलब था मौत। स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने के बाद, नीतियान ने और अधिक संकोच करने की हिम्मत नहीं की, और सबसे तेज गति से भागने लगा। दिखाओ। वह बिना एक क्षण भी गवाए, भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय के लोगों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा। वह अच्छी तरह जानता था कि वह अकेले फ्रॉस्ट पायथन से मुकाबला नहीं कर सकता। फ्रॉस्ट पायथन को मारने का एकमात्र संभव तरीका क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय, आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय, और शायद भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय की मदद से होगा। हिस हिस। उसके पीछे से रेत पर रेंगते फ्रॉस्ट पाइथन की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन फिर, लगभग 10 सेकंड के बाद, वह उससे आगे निकल गया, और उसके सामने रेत के टीले पर चुपचाप उसका इंतजार कर रहा था। तीसरी कक्षा में पहुंचने के बाद, वह उससे बहुत अधिक तेज हो गया। ये देखकर कि फ्रॉस्ट पायथन उससे आगे निकल गया था और अब उसके सामने इंतजार कर रहा था, उसे अजीब तरह से घूर रहा था। नीतियान के सिर में इतनी तेज झुनझुनी होने लगी कि ऐसा लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा। बिना कुछ सोचे समझे वह तुरंत पलटा और विपरीत दिशा में भाग गया। एस। लगभग 10 सेकंड के बाद, फ्रॉस्ट पायथन ने उसे फिर से पीछे छोड़ दिया, और फिर से उसके सामने रुक गया। जो कुछ हो रहा था उससे अचंभित होकर, नीतियान एक बार फिर घूमा, और पागलों की तरह अपने आध्यात्मिक सागर से शक्ति खींची तथा उसे अपने शरीर के भीतर घूम रही ऊर्जा के साथ मिलाकर पूरी गति से दौड़ने लगा। हालांकि, फ्रॉस्ट पायथन अभी भी उससे बहुत तेज था। चाहे वह कितनी भी तेज दौड़े, फ्रॉस्ट पायथन हमेशा आसानी से उससे आगे निकल सकता था, और आगे उसका इंतजार कर सकता था। कुछ और प्रयासों के बाद भी नीतियान इससे छुटकारा पाने में असमर्थ रहा और उसने हार मान ली। अंततः उसे समझ में आ गया कि तीसरी श्रेणी के फ्रॉस्ट पायथन से बच पाना उसके लिए संभव नहीं था। जो है सामने रखो। दौड़ना छोड़ने के बाद, नीतियान ने युद्ध की मुद्रा अपना ली, क्योंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। उसे आश्चर्य हुआ कि अपनी युद्ध मुद्रा के बावजूद फ्रॉस्ट पायथन ने एक भी हरकत नहीं की। उसकी आंखें बुद्धिमत्ता से चमक रही थीं, मानो वह अपनी बनाई किसी योजना पर विचार कर रहा हो। चूंकि वह हिल नहीं रहा था, इसलिए नीतियान ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की। वह बस उसे ध्यान से घूरता रहा, ताकि कहीं वह हमला न कर दे। काफी देर के बाद, अचानक फ्रॉस्ट पायथन की आंखें चमक उठी और वह मुड़कर रेगिस्तान की गहराइयों की ओर सरक गया। कुछ ही देर में वह रुक गया और पीछे मुड़कर नीतियान की ओर देखने लगा, मानो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। नीतियान असमंजस से भरा हुआ था। हिस हिस। फ्रॉस्ट पाइथन अपनी कांटेदार जीभ हिलाता रहा और फुफकारता रहा, साथ ही पीछे मुड़कर भी देखता रहा। उसे हैरान होकर देखते हुए,
नित्यान ने अचानक उसकी आंखों से वह पढ़ लिया जो वह व्यक्त करना चाहता था, मेरे पीछे आओ। नित्यान दंग रह गया। क्या फ्रॉस्ट पायथन वास्तव में चाहता था कि वह उसका अनुसरण करे? हिस हिस। फ्रॉस्ट पायथन लगातार फुफकारने की आवाजें निकाल रहा था, जो अब अधीरता से भरी हुई थी, मानो वह उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हो। नित्यान को प्रतिक्रिया करने में एक क्षण लगा, और वह व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ आज्ञाकारी ढंग से उसके पीछे चला गया। उसे ये तो पता नहीं था कि वह क्या चाल चल रहा है, लेकिन उसे इतना पता था कि अगर वह उससे युद्ध करेगा तो निश्चित रूप से उसकी ही मृत्यु होगी। तीसरी कक्षा में पहुंचकर फ्रॉस्ट पाइथन निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह संभाल सके। उसे इस बात का स्पष्ट अंदाजा पहले ही हो चुका था क्योंकि फ्रॉस्ट पाइथन ने उसे आसानी से पछाड़ दिया था। अगर वह भाग जाए तो सफल नहीं होगा। अगर वह लड़ेगा तो बिना किसी संदेह के उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस स्थिति में आज्ञाकारी व्यवहार करना निश्चित रूप से सबसे बुद्धिमानी भरा विकल्प था। यद्यपि वह पूरी तरह से अनिच्छुक था, फिर भी जीवित रहने के लिए वह फ्रॉस्ट पायथन का पीछा करते हुए रेगिस्तान की गहराइयों में चला गया। समय उड़ गया। ऐसा लगा जैसे वह काफी समय से फ्रॉस्ट पायथन का पीछा कर रहा था। इस दौरान उसे पता था कि फ्रॉस्ट पायथन जानबूझकर उस गति से आगे बढ़ रहा था जिसे वह बनाए रखने में सक्षम था। जब भी वह रुकता या उसे कोई आपत्ति होती, तो फ्रॉस्ट पायथन हमेशा पीछे मुड़कर उसकी ओर देखता। उसकी भयावह निगाहों के सामने वह आमतौर पर मुस्कुराने की कोशिश करता और भागने की योजना को त्यागकर आगे बढ़ जाता। फ्रॉस्ट पायथन को आगे और नित्यान को उसके पीछे लेकर वे तेज गति से चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। एक अज्ञात समयावधि के बाद फ्रॉस्ट पायथन अचानक रुक गया, इसलिए नित्यान भी रुक गया। उसने अपनी सांसों को संतुलित किया और चुपके से आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया, ये जानने की इच्छा रखते हुए कि फ्रॉस्ट पायथन यहाँ क्यों रुका था। यह एक छोटा सा मरुद्यान था जिसमें एक छोटी सी झील थी, जो रहस्यमय हरे रंग के पानी से भरी हुई थी, जिसमें से मछली जैसी गंध आ रही थी। मृद्यान की परिधि पर बड़ी संख्या में छोटे पौधे उगे हुए थे जो बिखरे हुए थे, और देखने से ऐसा लग रहा था कि वे मरने के कगार पर हैं। फ्रॉस्ट पायथन के रुकते ही वह धीरे धीरे झील के मध्य तक तैर गया। अचानक उसने अपनी पूंछ हवा में ऊंची उठाई, और ऐसा लगा जैसे खून की बूंदें उसकी पूंछ के सिरे से बाहर निकल रही हों। प्लॉप 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 प्लॉप। जैसे ही उसका खून झील में गिरा, झील का तीखा मछली जैसा पानी लहरने लगा। तभी झील की सतह के ऊपर एक धुंधली हरी आभा उभरी, जो काफी डरावनी लग रही थी। पफ। उठी हुई पूंछ एक तीखी सुई की तरह झील के तल की ओर हिंसक रूप से घुस गई। ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने पर नित्यान ने पाया कि अजगर की पूंछ झील के केंद्र में जमीन को चीरती हुई नीचे की ओर जा रही थी। इसका 10 मीटर लंबा शरीर अपनी जमीन भेदने वाली पूंछ के पीछे पीछे आसानी से धरती में धंस गया। जब उसका विशाल सिर पानी से ऊपर था, तो उसने नित्यान की ओर देखा। उसकी आंखें पहले की तरह ही संदेश दे रही थी, मेरे पीछे आओ। नित्यान की अभिव्यक्ति चमक उठी, भागने का इरादा था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि फ्रॉस्ट पायथन ने उसके मन की बात पढ़ ली थी, क्योंकि उसने अपने लगभग डूबे हुए शरीर को हिंसक तरीके से धरती से बाहर निकाला था। फिर झील के तल पर अजगर ने अपना शरीर पीछे खींच लिया, तो नीचे की ओर एक विशाल सुरंग दिखाई दी। हालांकि किसी कारण से पानी उसमें नहीं बह पाया। वह एक तरफ हट गया, जिससे नित्यान को सुरंग का स्पष्ट नजारा देखने को मिला, और उसने अपनी निगाह से संकेत दिया कि वह चाहता है कि वह अंदर जाए। यह महसूस करते हुए कि उसके इरादों का पता चल गया है, नित्यान ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया और झील में प्रवेश करने से पहले सिर हिलाया और धीरे धीरे बीच की ओर तैरने लगा। जब वह झील के बीच में पहुंचा तो उसने पाया कि पानी का स्तर सिर्फ उसकी छाती तक ही था। उसने एक गहरी सांस ली और नीचे की ओर जाती सुरंग को देखा, फिर अपनी आंखें बंद करके पानी में कूद गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह पृथ्वी के केंद्र की ओर फिसल रहा है, और नीचे की ओर जाते समय सब कुछ तीखी मछली जैसी गंध से भर गया था। बाम। काफी देर बाद वह पानी के एक कुंड में गिर गया। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोलीं। रेगिस्तान के गहरे भूमिगत क्षेत्र में एक विशाल पत्थर का महल था। पत्थर के महल के मध्य में आध्यात्मिक जानवरों की असंख्य विशाल पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं। मूर्तियों के अलावा वहां असंख्य पत्थर के स्तंभ भी थे, जिनके चारों ओर सजीव पत्थर के ड्रैगन लिपटे हुए थे। वह अर्धचंद्राकार कुएं के अंदर तैरते पत्थर के महल के एक कोने में था, और कुएं के मुंह से प्राचीन पत्थर के महल को देख रहा था। वूश। इसी समय विशालकाय फ्रॉस्ट पायथन अचानक स्वर्ग से नीचे गिर पड़ा। उसने तुरंत ऊपर देखा।
उन्होंने पत्थर के महल के शीर्ष पर एक बड़ी पत्थर की सुरंग देखी, जो इस स्थान और इसके ऊपर स्थित झील के बीच की कड़ी प्रतीत होती थी। जब फ्रॉस्ट पायथन नीचे गिरा, तो वह हवा में ही हिल गया और नीतियान पर उतरने से बच गया। इसके बजाय वह पत्थर के महल के बीच में खाली जगह पर उतरा। जमीन पर गिरने के बाद फ्रॉस्ट पायथन ने पत्थर के एक स्तंभ पर नजर डाली और फिर नीतियान की ओर देखा और अपनी आंखों से फिर से आदेश देने लगा। फ्रॉस्ट पायथन की निगाह का अनुसरण करते हुए नीतियान ने भी पत्थर के स्तंभ की ओर देखा और तुरंत देखा कि उसके चारों ओर एक शानदार ज्वाला ड्रैगन कुंडलित था। फ्लेम ड्रैगन को देखकर नीतियान की आंखें चमक उठी। उसने पहले ही कुछ हद तक अनुमान लगा लिया था कि फ्रॉस्ट पायथन ने उसे क्यों नहीं मारा। उसका अनुमान था कि उस पर फ्लेम ड्रैगन की आभा का प्रभाव था। शायद उसकी पशु हड्डी मूल रूप से एक ज्वाला ड्रैगन से थी। भले ही वह इसे ग्रीन इल्यूजन आयाम में नहीं लाया था, लेकिन उसने अपनी मानसिक जागरूकता के साथ ड्रैगन की हड्डी के चमत्कारों की कई बार जांच की थी। इसके अलावा उसकी आत्मा ने हड्डी के अंदर खून की बूंद में कई बार प्रवेश किया था, एक अज्ञात धधकती दुनिया में यात्रा की थी। वह इसके चमत्कारों को और अधिक समझने के प्रयास में प्रतिदिन इसका अध्ययन करता था, जिसके कारण शायद उसने फ्लेम ड्रैगन की कुछ आभा को अवशोषित कर लिया था। नीतियान को भी विश्वास था कि उसके पास इतनी मजबूत मानसिक शक्ति होने का कारण ये था कि वह लगातार ड्रैगन की हड्डी को टटोल रहा था और अपनी आत्मा को उस रहस्यमयी धधकती दुनिया में भेज रहा था। कई दिन पहले, जब उसे यह डर हुआ कि भूत संप्रदाय या रक्त संप्रदाय उसे मारने के लिए फिर से लोगों को भेज सकते हैं, तो उसने आसपास के क्षेत्र में किसी भी हलचल का पता लगाने के लिए लगातार अपनी मानसिक जागरूकता का विस्तार किया। ये बहुत संभव था कि फ्रॉस्ट पायथन ने उस मानसिक शक्ति में फ्लेम ड्रैगन की आभा को महसूस कर लिया था जिसे उसने आसपास के क्षेत्र की जांच करने के लिए छोड़ा था। फ्रॉस्ट पायथन के इरादों का मोटा मोटा अंदाजा लगाते हुए नीतियान अर्धचंद्राकार कुएं से बाहर निकला और इस अथाह चौड़े पत्थर के महल के केंद्रीय क्षेत्र की ओर चल पड़ा। वह जल्द ही एक पत्थर के स्तंभ के सामने पहुंच गया जिसके चारों ओर एक ज्वाला ड्रैगन कुंडलित था। उसने उसे ध्यान से देखा, फिर पीछे मुड़कर आसपास के अन्य स्तंभों की जांच की। एक बात जो तुरंत ध्यान देने योग्य थी, वह ये थी कि 12 पत्थर के स्तंभों में से प्रत्येक के चारों ओर एक अलग ड्रैगन कुंडली मारे बैठा था। उनमें से 6 ज्वलंत ज्वाला ड्रैगन थे। अन्य 6 पत्थर के स्तंभों पर सजीव ड्रैगन बने थे, जिनके चांदी के तराजू फ्रॉस्ट पायथन के तराजू के समान थे। फ्रॉस्ट ड्रैगन अपनी ठोड़ी को रगड़ते हुए नीतियान का मन भटक गया, क्योंकि वह सोच रहा था कि पानताओ ने उसे पहले क्या बताया था। पानताओ के अनुसार फ्रॉस्ट पाइथन एक प्राचीन प्रजाति थी और यह संभव है कि उनमें से कुछ में प्राचीन फ्रॉस्ट ड्रैगन का रक्त वंश हो। जब तक फ्रॉस्ट पायथन में प्राचीन फ्रॉस्ट ड्रैगन्स का खून मौजूद है, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों न हो, इस बात की संभावना बनी रहेगी कि फ्रॉस्ट पायथन अपने रक्त वंश को जागृत कर सकता है और अंततः फ्रॉस्ट ड्रैगन में बदल सकता है। किंवदंतियों के अनुसार फ्रॉस्ट ड्रैगन प्राचीन युग में विशालकाय ड्रैगन की सबसे दुर्जय प्रजातियों में से एक थे, जो फ्लेम ड्रैगन के समान थे। मेरे ऊपर एक फ्लेम ड्रैगन की आभा है और दूसरी ओर इस फ्रॉस्ट पायथन में शायद फ्रॉस्ट ड्रैगन की रक्तरेखा है। इसके अलावा जब ये तीसरी कक्षा में पहुंचा तो इसने अपनी रक्तरेखा को जागृत कर लिया होगा। यह मुझे यहाँ किसी चीज में मदद करने के लिए लाया होगा, संभवतः फ्लेम ड्रैगन की आभा के माध्यम से। अन्यथा मुझे यहाँ लाने में इतनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय इसने मुझे बहुत पहले ही मार डाला होता। स्थिति पर विचार करते हुए नीतियान ने उत्तर की तलाश में अपने आसपास का अध्ययन जारी रखा। अचानक उसने देखा कि 12 पत्थर के स्तंभों के बीच में एक प्रिज्मीय वेदी थी। वेदी गहरे भूरे रंग के पत्थरों से बनी थी जिन्हें एक साथ रखा गया था। वेदी पर कई खांचे देखे जा सकते थे, जिनमें से प्रत्येक में चमकदार पारदर्शी ड्रैगन की हड्डियां भरी हुई थी। ड्रैगन की हड्डियों से चमकीली रोशनी निकल रही थी, जो धुंधले पत्थर के महल के केंद्रीय क्षेत्र को रोशन कर रही थी। जाहिर है, वे ड्रैगन की हड्डियां उन हड्डियों से पूरी तरह से अलग थी जिन्हें नीतियान ने अतीत में देखा था। वह यह अच्छी तरह से जानता था कि केवल उच्च स्तर के आध्यात्मिक जानवरों की हड्डियां ही जैद की तरह पारदर्शी होती हैं और उनसे निरंतर तेज प्रकाश निकलता रहता है, जो कि उनमें मौजूद प्रचुर ऊर्जा के कारण होता है। ड्रैगन की हड्डियां जो प्रकाश उत्सर्जित कर सकती थी, उनमें अवश्य ही ऊर्जा की तरंगें होती थी, और इस प्रकार वे अत्यंत उपयोगी थी। वेदी पर बने अनगिनत खांचे एक विशेष तरीके से संरेखित थे, जिसके अंदर ड्रैगन की हड्डियां विभिन्न रंगों का प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी। प्रकाश का तात्पर्य ऊर्जा से है। 12 पत्थर के स्तंभ, बीच में एक वेदी और ऊर्जा से भरी ड्रैगन हड्डियां।
यह एक अंतरस्थानिक टेलीपोर्टेशन पोर्टल है। नितियान को अचानक यह एहसास हुआ, ये प्रिज्मीय वेदी वास्तव में एक अंतरस्थानिक टेलीपोर्टेशन पोर्टल थी। बर्फ और ज्वाला ड्रैगन से उत्कीर्ण 12 पत्थर के स्तंभ, वेदी और ऊर्जा से भरपूर ड्रैगन की हड्डियां, ये सभी अंतरस्थानिक टेलीपोर्टेशन पोर्टल का हिस्सा थे। अगले ही क्षण उसने फ्रॉस्ट पायथन के इरादे का अनुमान लगा लिया। इस अंतरस्थानिक टेलीपोर्टेशन पोर्टल का उपयोग करके ग्रीन इल्यूजन आयाम से बाहर निकलना। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। ग्रीन इल्यूजन आयाम में सभी शक्तिशाली आध्यात्मिक जानवरों को 4 संप्रदायों द्वारा मिटा दिया गया था। यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई भी धीरे धीरे सूख रही है। इन सभी के कारण ये स्थान अब किसी भी जीवित प्राणी के लिए लंबे समय तक साधना का अभ्यास करने के लिए उपयुक्त नहीं रह गया है। फ्रॉस्ट पायथन को शायद ये भी एहसास हो गया था कि उसके अभी तक जीवित रहने का एकमात्र कारण यह है कि 4 संप्रदायों ने जानबूझकर उसकी जान बख्श दी थी। ग्रीन इल्यूजन आयाम में बने रहने से न केवल इसका विकास जारी रखना असंभव हो जाएगा, बल्कि यह भी संभावना है कि इसे 4 संप्रदायों के परीक्षणकर्ताओं द्वारा मार दिया जाएगा। ये बस इसके लिए एक मृत अंत है। इस बात से पूरी तरह अवगत कि ग्रीन इल्यूजन आयाम में रहने का मतलब मृत्यु है, फ्रॉस्ट पायथन अवश्य ही वहां से जाना चाहता होगा। और रेगिस्तान के नीचे छिपा यह अंतरस्थानिक टेलीपोर्टेशन पोर्टल ही कुंजी है। यह मुझे यहाँ इसलिए लाया है क्योंकि यह चाहता है कि मैं इसे सक्रिय करूं। अन्यथा ये बहुत पहले ही ग्रीन इल्यूजन आयाम से बच निकला होता और एक नए आयाम की ओर बढ़ गया होता जो इसके विकास को जारी रखने के लिए अधिक उपयुक्त है। नितियान के मन में विचारों की एक श्रृंखला उभरी। सही दिशा में चलते हुए वह उत्तर के और करीब पहुंच गया। हिस हिस। इस समय फ्रॉस्ट पायथन ने फुफकार मारी और अपने मुंह से धुंध के साथ बर्फ के टुकड़े की किरणें निकाली। बर्फ के टुकड़ों की 6 किरणें ड्रैगन की तरह कुंडलित 6 पत्थर के स्तंभों पर फेंकी गईं, जो तुरंत जम गए तथा ठंडे जेड की तरह पारदर्शी और चमकदार हो गए। जिस क्षण स्तंभों पर स्थित फ्रॉस्ट ड्रैगन पर बर्फ के टुकड़े गिरे, ऐसा लगा जैसे वे सभी सक्रिय हो गए हों। वे एक शक्तिशाली ठंडी आभा के साथ धड़कने लगे, जिससे नितियान, जो पास में खड़ा था, इतना ठंडा हो गया कि उसके दांत किटकिटाने लगे। पत्थर के महल में तापमान भयावह गति से गिर रहा था, जिससे उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह किसी बर्फ की गुफा में गिर गया हो। उसकी हड्डियां, खून और यहाँ तक कि उसके विचार भी ठंड से प्रभावित हो गए थे। वह चौंक कर फ्रॉस्ट पायथन की ओर देखने लगा। वह उसकी ओर देख रहा था और उसकी पैनी निगाहों में उसे ठंडक के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि वह कोई समाधान नहीं निकाल पाता, तो वह पूरी तरह से जम जाएगा और पत्थर के स्तंभों से निकलती अत्यधिक शीतलता की लहरों के कारण बर्फ की मूर्ति में बदल जाएगा। यह मुझे धक्का दे रहा है। नितियान को अचानक समझ में आ गया कि फ्रॉस्ट पायथन उसे अपनी शक्ति अपने तरीके से छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा था। एकमात्र चीज जो बर्फ की लहरों का विरोध कर सकती थी, वह थी आग की लपटें। उनके बिना वह जल्द ही जमकर मर जाएगा। उसने अपने पास स्थित पत्थर के स्तंभ पर एक नजर डाली। वह जानता था कि केवल उस पत्थर के स्तंभ पर ज्वाला ड्रैगन को सक्रिय करके, जिससे उस पत्थर के स्तंभ से बढ़ती हुई लपटें निकल सके, ही वह जीवित बच सकेगा। जैसे जैसे पत्थर के महल में बर्फ की आभा अधिक घनी होती गई, उसने पाया कि उसकी सोचने की क्षमता भी खत्म होती जा रही थी। यदि वह शीघ्र समाधान नहीं ढूंढ पाया तो वह शीघ्र ही विचार करने की क्षमता खो देगा। उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और उसे जोर से पत्थर के स्तंभ की ओर बढ़ाया। वह मानसिक जागरूकता, जिसे विकसित करने के लिए उसने हाल ही में अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, एक नदी की तरह उसकी आत्मा से निकलकर उस पत्थर के स्तंभ में प्रवाहित हुई जिसके चारों ओर एक ज्वाला ड्रैगन कुंडली मारे हुए था। जिस क्षण उसकी मानसिक चेतना पत्थर के स्तंभ में प्रवाहित हुई, उसने देखा कि उस पर स्थित ज्वाला ड्रैगन के भीतर से लाल लपटें चमकने लगीं। अगले ही क्षण भीतर से आग की तीव्र लपटें फूट पड़ी। धमाका! पलक झपकते ही पूरे पत्थर के स्तंभ के भीतर से अतुलनीय रूप से भयंकर लपटें निकलने लगी, जिससे पत्थर के महल का तापमान काफी बढ़ गया। उसके पास ही एक अन्य पत्थर के स्तंभ के नीचे कुंडली मारे बैठे हिम अजगर की आंखें अतुलनीय उत्साह की रोशनी से चमक रही थी। हालांकि इसके तुरंत बाद 6 पत्थर के स्तंभों के भीतर से और भी अधिक हटी भेदी ठंड की लहरें निकली, जिनके चारों ओर फ्रॉस्ट ड्रैगन कुंडली मारे बैठे थे। नितियान को तुरंत एहसास हो गया कि केवल एक पत्थर के स्तंभ को सक्रिय करना पत्थर के महल में भारी ठंड का प्रतिरोध करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। बिना कुछ सोचे समझे उसने अपनी मानसिक चेतना को ज्वाला ड्रैगन के साथ अन्य 5 पत्थर के स्तंभों की ओर भेज दिया। उसकी मानसिक चेतना एक लाइटर की तरह थी।
जैसे ही वह पत्थर के स्तंभों से संपर्क में आई, उन पर लगे ज्वाला ड्रैगन मानो जीवित हो गए हों। बूम रूम, एक हल्की सी कंपन के साथ पत्थर के स्तंभ भी आग की लपटों में घिर गए। इस प्रकार वहां 6 बर्फ के स्तंभ थे जिनसे ठंडी आभा निकल रही थी, और 6 अग्नि स्तंभ थे जिनसे धधकती लपटें निकल रही थी। दो बिल्कुल भिन्न शक्तियां, एक ठंडी और दूसरी गर्म, पत्थर के महल के अंदर टकरा रही थी और अचानक एक हो गई तथा बीच में स्थित वेदी में समा गईं। उसी क्षण इसके खांचे के अंदर रखी पारदर्शी और चमकदार ड्रैगन हड्डियां तुरंत टुकड़ों में फट गईं। ड्रैगन की हड्डियों के भीतर से ज्वाला की असंख्य चिंगारियां निकली, जो तुरंत ही वापस वेदी पर एकत्रित हो गईं। इसके तुरंत बाद वेदी के ऊपर एक विचित्र और रंग बिरंगी प्रकाश पटल ने आकार ले लिया, जो रहस्यमय द्वार की तरह लगातार विकृत और परिवर्तित हो रहा था। हिस हिस, तभी फ्रॉस्ट पायथन अंततः आगे बढ़ा और रंगीन प्रकाश स्क्रीन की ओर बढ़ा। प्रकाश स्क्रीन के सामने पहुंचकर स्पष्ट रूप से बुद्धिमान फ्रॉस्ट पायथन ने प्रकाश स्क्रीन में दृढ़तापूर्वक कूदने से पहले नीतियान पर एक अंतिम नजर डाली। धमाका, जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, अजीब प्रकाश स्क्रीन टुकड़ों में फट गई, जिससे विभिन्न रंगों से भरा आकाश बन गया। इसके विस्फोट के बाद 12 पत्थर के स्तंभ जो पहले ज्वाला और बर्फ की शक्ति को मुक्त कर रहे थे, वे भी फिर से स्थिर हो गए। फ्रॉस्ट पाइथन अंतर स्थानिक टेलीपोर्टेशन पोर्टल के माध्यम से ग्रीन इल्यूजन आयाम को छोड़कर अज्ञात स्थान पर पहुंच गया। प्रकाश पर्दा फट गया, जिससे लाखों चिंगारियां चारों ओर उड़ गईं, जिससे पूरा गुंबद भर गया। कुछ ही क्षणों में 12 पत्थर के स्तंभों से बर्फ और आग निकलना बंद हो गया। जब नीतियान पत्थर के खंभे के नीचे खड़ा था, तो उसने सोचा कि वह पत्थर के महल के रहस्यों का पता लगा सकता है। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हो गया कि हवा में तैरती प्रकाश की चिंगारियों में अभी भी काफी ऊर्जा हो सकती है। आंखें चमक उठी, उसने तुरंत अपनी मानसिक शक्ति को हवा में जांचने के लिए छोड़ दिया और पाया कि पूरा पत्थर का महल अभूतपूर्व समृद्ध शक्ति से भरा हुआ था। तब उसे एहसास हुआ कि यह शक्ति उच्च श्रेणी की ड्रैगन हड्डियों से थी, वही शक्ति जिसका उपयोग अंतरस्थानिक टेलीपोर्टेशन पोर्टल द्वारा किया गया था। फ्रॉस्ट पाइथन ने ड्रैगन की हड्डियों का इतना बड़ा संग्रह इकट्ठा करने में अनगिनत घंटे और अविश्वसनीय प्रयास खर्च किए होंगे। वे उसके भागने की कुंजी थे। अब, यद्यपि सभी ड्रैगन की हड्डियां टूट चुकी थीं, फिर भी उनमें मौजूद ऊर्जा अभी भी पत्थर के महल में बची हुई थी और धीमी गति से नष्ट हो रही थी। क्या जबरदस्त शक्ति है! नीतियान ने तुरंत ही पत्थर के महल के बाकी हिस्से की खोज करने का विचार त्याग दिया और क्यूई शोधन मंत्र का अभ्यास करने के लिए पैर पर पैर रखकर बैठ गया। उसका आध्यात्मिक सागर हिलोरे मारने लगा, जैसे वह लगातार लुप्त होती ऊर्जा को पागलपन की तरह अवशोषित करने लगा हो, मानो वह एक विशाल चुंबक में परिवर्तित हो गया हो। चांदी के रंग की धुंध की लपटें, प्रकाश की चिंगारियां के साथ, सभी दिशाओं से उसकी ओर आने लगी, जैसे पतंगों का एक समूह आग की ओर खींचा चला आ रहा हो। एक क्षण बाद उसे महसूस हुआ कि उसका आध्यात्मिक सागर आध्यात्मिक शक्ति से लबालब भरा हुआ था। क्यूई रिफाइनिंग चरण में कुल 9 स्तर थे। पहले स्तर से 9वें स्तर तक, एक क्यूई योद्धा को अगले स्तर में प्रवेश करने के लिए केवल अपने आध्यात्मिक समुद्र को निरंतर सुधारने और उन्नत करने की आवश्यकता होगी। हालांकि जब एक क्यू योद्धा क्यू शोधन के 9वें स्तर से लघु स्वर्ग चरण में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, तो केवल आध्यात्मिक शक्ति का संचय और उनके आध्यात्मिक समुद्र का विस्तार पर्याप्त नहीं होगा। यहीं पर अड़चन उत्पन्न हुई। लड़कर छिपकली के मांस के लगातार सेवन और अपने आध्यात्मिक सागर के उन्नयन की अवधि के बाद नीतियान पहले से ही एक सफलता के कगार पर था। यदि वह फ्रॉस्ट पायथन से नहीं टकराया होता, तो वह साधना के एक ही सत्र में क्यूई शोधन के 8वें स्तर में प्रवेश करने में सक्षम हो सकता था। इस बार उसके आध्यात्मिक सागर में हिंसक रूप से प्रवाहित होने वाली संकेंद्रित ऊर्जा ने उसे उसके लक्ष्य के कगार पर पहुंचा दिया, क्यूई शोधन का 8वां स्तर। वह पैर पर पैर रखकर ध्यानमग्न होकर साधना जारी रखता है। एक अज्ञात समयावधि के बाद वह अचानक थोड़ा कांपने लगा। फिर उसने अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा परमानंद से भरा हुआ था और वह चिल्लाया, मैंने ये कर दिखाया। वह सफलतापूर्वक क्यूई शोधन के 8वें स्तर में प्रवेश कर चुका था। अपने पैरों पर खड़े होने के बजाय उसने एक बार फिर अपनी मानसिक शक्ति से आसपास के क्षेत्र की जांच की और पाया कि पत्थर के महल के अंदर की ऊर्जा, हालांकि थोड़ी कम हो गई थी, फिर भी काफी प्रचुर थी। उन्होंने महसूस किया कि ऊर्जा केवल सीमित सीमा तक ही क्षीण हुई थी। यह एक बहुत ही दुर्लभ अवसर है। ये कहना अभी भी मुश्किल है कि आने वाले दिनों में मुझे कोई दूसरा दर्जे का स्पिरिट बीस्ट मिलेगा या नहीं। दूसरे दर्जे के स्पिरिट बीस्ट के मांस की मदद के बिना
मेरे लिए क्यूई रिफाइनिंग के 8वें स्तर में तेजी से सुधार करना आसान नहीं होगा। यहाँ ऊर्जा उच्च श्रेणी की ड्रैगन हड्डियों से आती है, साथ ही इसे अवशोषित करना भी काफी आसान है। मुझे जीवन में एक बार मिलने वाले इस अवसर का लाभ उठाना है और अपने आध्यात्मिक सागर को जितना संभव हो उतना विस्तृत करना है, इससे पहले कि ऊर्जा पूरी तरह से स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन हो जाए। इन विचारों के साथ वह क्यूई शोधन के 8वें स्तर तक पहुंचने की आत्मसंतुष्टि से बाहर आया और एक बार फिर खुद को शांत किया। फिर उसने क्यूई शोधन मंत्र का अभ्यास करना शुरू किया और साधना का एक और सत्र शुरू किया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, कई दिन बीत गए। पत्थर के महल के केंद्र में बैठे हुए अपने आध्यात्मिक सागर के उन्नयन के जुनून में नित्यान ने समय का पूरी तरह से ध्यान खो दिया था और यहाँ तक कि खाने और सोने के बारे में भी भूल गया था। जब वह पत्थर के महल के अंदर से शक्ति को परिष्कृत नहीं कर सका, तब उसने अंततः काम बंद कर दिया। उसने अपनी आंखें खोली और पाया कि उस शांत पत्थर के महल में थोड़ी सी भी ऊर्जा नहीं बची थी। उसने शीघ्र ही यह महसूस कर लिया कि पत्थर के महल के अंदर की लुप्त होती ऊर्जा कुछ समय के बाद पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। फिर भी साधना के एक और सत्र के साथ क्यूई शोधन के 8वें स्तर में प्रवेश करने के बाद वह अपने आध्यात्मिक सागर को 30% तक बढ़ाने में सफल रहा। वास्तव में 8वें स्तर पर आध्यात्मिक समुद्र को 30% तक विस्तारित करने के लिए अपार ऊर्जा की आवश्यकता थी। यदि पत्थर के महल में शुद्ध ऊर्जा न होती, तो उसे ऐसी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए संभवतः नी कबीले में आधे वर्ष या उससे अधिक समय तक साधना करनी पड़ती। पत्थर के महल में मौजूद ऊर्जा ने उसकी साधना को कम से कम 10 गुना, बल्कि संभवतः उससे भी अधिक तेज कर दिया था। नित्यान को पता था कि ऊर्जा पूरी तरह से गायब हो चुकी है और अब साधना जारी रखने का कोई मतलब नहीं रह गया है। इसलिए वह खड़ा हुआ और ध्यान से पत्थर के महल की जांच करने लगा। उसने उस स्थान का 3 बार चक्कर लगाया, लेकिन अंतरस्थानिक टेलीपोर्टेशन पोर्टल के अलावा उसे कुछ भी नहीं मिला। जब उसने महल की दीवारों को करीब से देखा, तो उसने दीवारों पर कई प्राचीन और विचित्र नक्काशी देखी। उनमें से कुछ आध्यात्मिक जानवरों की छवियां थीं और अन्य किसी तरह की लिखावट थी। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये लेख उच्च स्तर के आत्मिक प्राणियों द्वारा रचे गए थे, जब उन्होंने उत्कृष्ट बुद्धि और ज्ञान प्राप्त कर लिया था। जाहिर है, उनमें गहरे अर्थ छिपे थे, लेकिन दुर्भाग्य से वह शब्दों को पढ़ नहीं सका और केवल आहें ही भर सका। ड्रैगन की हड्डियां गायब होने के कारण ऐसा प्रतीत हुआ कि 12 पत्थर के स्तंभों के मध्य स्थित वेदी का मूल्य समाप्त हो गया था। गहन जांच के बाद भी उसे कुछ और नहीं मिला। हालांकि उसे पूरा यकीन था कि फ्लेम ड्रैगन से उकेरे गए 6 पत्थर के स्तंभ उसके लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। यद्यपि उन पत्थर के स्तंभों पर स्थित ज्वाला ड्रैगन वास्तविक ड्रैगन के कंकाल नहीं थे, केवल पत्थर की नक्काशी थी, फिर भी वह महसूस कर सकता था कि उन 6 ड्रैगन के भीतर भयावह रूप से समृद्ध ज्वाला ऊर्जा छिपी हुई थी। जाहिर है, उसके पास जो ड्रैगन हड्डी थी वह भी एक ज्वाला ड्रैगन की थी। इस प्रकार ज्वाला ऊर्जा की उसकी मांग कभी खत्म नहीं होती थी। उसकी ड्रैगन हड्डी ने रक्त की उस एक बूंद को संघनित करने से पहले पूरे फ्लेमक्लाउड रत्न खदान की सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था। खून के पूरी तरह से गाढ़ा हो जाने के बाद ड्रैगन की हड्डी में परिवर्तन होने लगा। ब्लैक क्लाउड सिटी वापस जाते समय नित्यान ने आसानी से इसका इस्तेमाल करके 2 शक्तिशाली विशेषज्ञों को जलाकर राख कर दिया। इसके अलावा नी कबीले में वापस लौटने के तुरंत बाद ड्रैगन की हड्डी ने अंतरिक्ष को चीर दिया और उसे एक रहस्यमय भूमि पर ले गया। यहीं पर उसने अनेक अद्भुत चीजें देखी तथा क्रोधपूर्ण मुट्ठी के प्रहार को समझा। हालांकि ड्रैगन बोन को रहस्यमय भूमि के अंदर और बाहर स्थानांतरित करने के लिए भारी मात्रा में ज्वाला शक्ति की आवश्यकता थी। यदि वह ड्रैगन की हड्डी का उपयोग करके अंतरिक्ष को चीरकर उस रहस्यमय भूमि में पुनः प्रवेश करना चाहता था, तो उसे अधिक ज्वाला शक्ति से भरना होगा। ज्वाला ड्रैगन से युक्त 6 पत्थर के स्तंभ ही वास्तव में वह चीज थे जो इतनी अधिक ज्वाला शक्ति प्रदान कर सकते थे। कितनी अफसोस की बात है, मैं ड्रैगन की हड्डी अपने साथ नहीं लाया, अन्यथा ये 6 पत्थर के स्तंभों के भीतर मौजूद ज्वाला शक्ति को खत्म कर सकता था। खेद से भरे हुए नित्यान ने पत्थर के महल की और भी गहन जांच की तथा कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ और न खोज पाने के बाद वह सुरंग के मुहाने के सबसे नजदीक पत्थर के स्तंभ के शीर्ष पर चढ़ गया। वहां से वह सुरंग में कूद गया, जो झील और पत्थर के महल के बीच एकमात्र संपर्क था। सुरंग की दीवार रेगिस्तान की रेत से बनी थी, इसलिए जब उसने अपना हाथ उसमें डाला तो वह उसे मजबूती से पकड़ सका। अपने हाथों से खुद को ऊपर खींचते हुए वह धीरे धीरे सुरंग में ऊपर चढ़ता गया।
1 घंटे बाद वह आखिरकार झील के तल पर बने छेद से बाहर निकल आया। झील के बीच में खड़े होकर उसने तुरंत देखा कि झील की सतह एक रहस्यमयी रोशनी से धीरे धीरे झिलमिला रही थी। इस बीच फ्रॉस्ट पायथन द्वारा किया गया छेद धीरे धीरे भरने लगा। जैसे ही वह पानी से बाहर आया और झील के बीच की ओर देखा तो उसे छेद का कोई निशान नहीं मिला, मानो कुछ हुआ ही न हो। पत्थर का महल झील के ठीक नीचे है। अगर मैं भविष्य में फिर से ग्रीन इल्यूजन आयाम में प्रवेश कर सकता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से ड्रैगन की हड्डी ले जाऊंगा और इसके साथ 6 पत्थर के स्तंभों में ज्वाला शक्ति को खत्म कर दूंगा। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसने उस स्थान के हर एक विवरण की जांच की और उसे याद कर लिया, जिसमें आसपास का इलाका और झील के पानी का रंग भी शामिल था, इस उम्मीद में कि अगली बार जब वह ग्रीन इल्यूजन आयाम में प्रवेश करेगा तो वह इस स्थान को सटीक रूप से ढूंढ पाएगा। मैंने वहां बहुत समय बिताया होगा। मुझे आश्चर्य है कि कैन यंग का समूह अभी तक जेन बिन के समूह से मिला है। भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय शायद बहुत पहले ही उनसे मिल गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि वे अभी भी जीवित होंगे। उसने आध्यात्मिक पशु का सारा मांस खा लिया था और भूमिगत पत्थर के महल की सारी ऊर्जा को परिष्कृत कर लिया था। इस समय तक न केवल वह 8वें स्तर तक सफलतापूर्वक पहुंच गया था, बल्कि उसने अपने आध्यात्मिक सागर को 30% तक बढ़ा लिया था। अब करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा था। मैं उन लोगों को ढूंढ सकता हूं और भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय के शिष्यों को मारने में उनकी मदद कर सकता हूं। चारों ओर देखने और अपनी दिशा समझने के बाद वह उस दिशा की ओर चल पड़ा जिधर से फ्रॉस्ट पाइथन पहले आया था। वह रेगिस्तान में अकेला चला गया। करीब 10 घंटे बाद वह थकने लगा था, इसलिए वह रुक गया और अपनी कमर पर बंधी कपड़े की थैली से एक स्पिरिट स्टोन निकाला ताकि कुछ आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर सके। कुछ देर बाद उसे एक तेज आवाज सुनाई दी। उसने अपना सूखा हुआ स्पिरिट स्टोन फेंक दिया और भौहें सिकोड़कर खड़ा हो गया। कौन हो सकता है वह? उसने अपनी मानसिक जागरूकता को मुक्त कर दिया। वे दो हैं, एक में जीवन के उतार चढ़ाव ज्यादा हैं, जबकि दूसरे में कमजोर। वे कौन हो सकते हैं? वह धीरे से हरकत में आया और उस क्षेत्र की ओर दौड़ पड़ा जहां उसने जीवन के उतार चढ़ाव को महसूस किया था। भूरे रंग के कपड़े पहने 2 आदमी उसकी नजर में आए। खून से लथपथ छाती वाले वे लोग एक दूसरे से फुसफुसाते हुए तेजी से आगे बढ़े। युआन फैंग, युन सोंग। युआन फैंग और युन सोंग ने नीतियान को उसी क्षण देखा जब वह प्रकट हुआ। यह आप है। युन सोंग स्तब्ध रह गया और एक पल के लिए उसे लगा कि वह गलत था। आखिरकार नीतियान लंबे समय से समूह से अलग हो चुका था और वे सभी मानते थे कि उसे पहले ही मर जाना चाहिए था। क्या हुआ? नीतियान ने असमंजस में पूछा। आप मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के झेंग बिन के साथ ज्वालामुखी क्षेत्र में क्यों नहीं हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसकी बातें सुनकर युआन फैंग का चेहरा तुरंत उतर गया। युन सोंग ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। हमने मूल रूप से ज्वालामुखी क्षेत्र में जाने की योजना बनाई थी, लेकिन वह प्लान अब बेकार हो चुका है। रेगिस्तान से बाहर निकलने से ठीक पहले हम भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय के शिष्यों से टकरा गए। उन्होंने हमारे आगे के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया और हम में से कई लोगों को मार डाला, इसलिए हम केवल अलग होकर भाग सकते थे। अब हम केवल गुप्तायाम द्वार पर वापस जाना चाहते हैं, इस परीक्षण में भाग लेना चाहते हैं और पहले संभव क्षण में इस नरक से बाहर निकलना चाहते हैं। नीतियान के चेहरे पर चमक थी। तुम में से बहुत से लोग मारे गए। भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय में कितने लोग थे? 9। वे सिर्फ 9 थे। युन सोंग की आंखें भय से भरी हुई थीं, लेकिन वह चुड़ैल यूटोंग युद्ध के बीच में ही छोटे स्वर्ग के मंच पर घुस गई। उसने रक्त संप्रदाय के कई गुप्त जादू किए। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने अकेले ही एन यंग, जियांग लिंगझू और मेरे चचेरे भाई से एक ही समय में निपटा। तभी भूत संप्रदाय से मोशी नाम का एक आदमी आया और मौके का फायदा उठाकर हम में से कई लोगों को मार डाला। हम केवल भाग सकते थे। ये खत्म हो गया है। ग्रीन इल्यूजन आयाम में परीक्षण समाप्त हो गया है। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि बाहर के लोग समझ जाएंगे कि भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय ने क्या किया है और जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाएं। नीतियान चौंक गया। यूटोन को लड़ाई के दौरान सफलता मिली थी। बकवास बंद करो। युआन फैंग ने नीतियान को एक अप्रिय भाव से देखते हुए ठंडी सांस ली। अपने आध्यात्मिक पत्थर सौंप दो। हमें जितनी जल्दी हो सके अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है। ये सही है। युन सोंग ने अपने चचेरे भाई की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए चिल्लाया। उन्हें सौंप दो और हम तुम्हें जीने देंगे, कम से कम जब तक हम ग्रीन इल्यूजन आयाम में हैं।
आश्चर्यचकित होकर नीतियान ने अवचेतन रूप से अपनी कमर पर कपड़े की थैली को देखा और फिर एक अजीब मुस्कान के साथ कहा, हम इतनी खतरनाक स्थिति में हैं और आप अभी भी मेरे आध्यात्मिक पत्थरों को लूटना चाहते हैं। क्या आप निश्चित हैं? हाँ, हम हैं, युन सोंग ने ठंडे स्वर में कहा। क्या तुम सच में सोचते हो कि अगर हम ग्लेशियर क्षेत्र में भूत संप्रदाय के शिष्यों से पहले नहीं मिले होते तो हम तुम्हें छोड़ देते? कुछ दिन पहले जब हम आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय और क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय के साथ समूह में शामिल हुए थे, तो तुमने हमारे लिए चीजें मुश्किल बना दी थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमसे यहाँ मिलने के बाद भी सुरक्षित और स्वस्थ निकल पाओगे? युआन फैंग ने नीतियान की ओर चलना शुरू किया। हो सकता है कि रक्त संप्रदाय और भूत संप्रदाय के शिष्य हमारा पीछा कर रहे हों, उसने कहा। मैं तुम पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता। परीक्षण समाप्त हो गया है। यदि तुम इतने भाग्यशाली हो कि हरे ब्रह्मायाम से जीवित बाहर निकल जाओ, तो मैं तुम्हें बाहर मार दूंगा। अभी के लिए मैं तुम्हें थोड़ा और जीने दूंगा। अब एक अच्छा लड़का बनो और अपनी थैली सौंप दो। रक्त संप्रदाय और भूत संप्रदाय से बाल बाल बचकर निकलने के बाद युआन फैन काफी समय तक पूरी गति से भागता रहा, जिससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति का काफी नुकसान हुआ। उन्हें ये भी पता नहीं था कि रक्त संप्रदाय और भूत संप्रदाय ने उनके पीछे किसी को भेजा था या नहीं। उस स्थिति में वह नीतियान पर अपनी शेष बची ताकत बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने नीतियान से अपने आध्यात्मिक पत्थरों को सौंपने के लिए कहा। आखिरकार उसकी नजर में नीतियान नी कबीले से खराब साधना आधार वाला एक व्यक्ति मात्र था। युआन फैंग की स्थिति और शक्ति को देखते हुए जब तक वह चाहे वह भविष्य में किसी भी समय नीतियान को मार सकता है। नीतियान ने अपनी कमर से थैली निकाली और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। एक पल के लिए चुपचाप युआन फैंग की ओर देखते हुए उसने कहा, आपके शब्दों के अनुसार भले ही मैं आपको आत्मा पत्थर दे दूं, फिर भी आप ग्रीन इल्यूजन आयाम का परीक्षण समाप्त होने के बाद मुझे मार देंगे। ये सही है। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि मैं तुम्हें कुछ और समय तक जीने दूंगा। युआन फैंग ने अपने इरादे छिपाने की कोशिश भी नहीं की। नीतियान ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कपड़े की थैली अपने पैरों के पास गिरा दी। थैली पर एक नजर डालते हुए उसने एक कदम पीछे हटते हुए संकेत दिया कि युआन फैंग और युन सोन को आकर इसे ले जाना चाहिए। आप भाग्यशाली हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के युन सोंग ने नीतियान की ओर छलांग लगाई और थैली लेने के लिए झुका। उस समय नीतियान की आंखों से एक मजबूत हत्या का इरादा निकला। सावधान, युआन फैंग ने पुकारा। जैसे ही युन सोंग नीचे की ओर बढ़ा, नीतियान की उंगलियों से अचानक प्रकाश की किरणें निकली। मुझे पता था कि तुम ऐसा करोगे। युन सोंग ने नाक भान सिकुड़ी, जैसे कि वह हमले के लिए तैयार था, और तुरंत सीधा हो गया। थैली को पकड़ने के बजाय उसने अपनी आंतरिक ज्वाला शक्ति का प्रयोग किया, अपनी मुट्ठी को भींचा और 5 प्रकाश किरणों की ओर मुक्का मारा। एक के बाद एक उसकी मुट्ठी से ज्वाला के असंख्य गुच्छे निकले और नीतियान की प्रकाश किरणों को डुबो दिया। बैंग बैंग, एक जोरदार टक्कर के साथ प्रकाश किरणें और ज्वाला समूह फट गए और एक साथ हवा में गायब हो गए। नीतियान के हमले को बेअसर करने के बाद युन सोंग का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। आध्यात्मिक शक्ति टूट गई। आप वास्तव में क्यूई रिफाइनिंग के 7वें स्तर तक पहुंच गए हैं। जब उसने आध्यात्मिक खजाना मंडप के सामने नीतियान से लड़ाई की थी, नीतियान केवल 4थे स्तर पर था। और यह कितने समय पहले की बात है। ब्लैक क्लाउड सिटी में उनकी लड़ाई के बाद वह नीतियान के उग्र स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हो गया था, और ये तथ्य भी कि वह कभी हार नहीं मानेगा। लेकिन आखिरकार वह जानता था कि नीतियान की साधना का आधार खराब था, इसलिए भले ही वह जानता था कि नीतियान जानलेवा हमले करेगा, फिर भी वह थोड़ा भी नहीं डरा। उसकी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत नीतियान 7वें स्तर पर पहुंच गया था, और उसके पास अपने शरीर से आध्यात्मिक शक्ति को मुक्त करने की क्षमता थी। यदि वह तैयार नहीं होता, तो नीतियान के 5 अंगुलियों के प्रहार ने संभवतः उसे बर्बाद कर दिया होता। जैसे ही वह इस बात पर खुश हो रहा था कि वह नीतियान के हमले का अनुमान लगाने में काफी चतुर था, युआन फैंग ने उसे फिर से पुकारा और तुरंत उसकी ओर दौड़ना शुरू कर दिया। युन सोंग, यहाँ वापस आओ, वह अब 8वें स्तर पर है। बहुत देर हो चुकी है, नीतियान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, और युन सोंग पर हमला करने के लिए अपनी दुर्जेय मानसिक शक्ति का प्रयोग किया। डू कुन को मारने का मीठा स्वाद चखने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी असाधारण रूप से मजबूत मानसिक शक्ति एक अचूक हथियार थी। उसके दृष्टिकोण से वह अकेले ही युन सोंग और युआन फैंग से लड़ रहा था। अगर वह किसी एक को खत्म करने के लिए विशेष रणनीति का उपयोग नहीं कर सकता था,
तो एक बार जब वे दोनों उसके चारों ओर आ गए, तो वह जरूरी नहीं कि विजयी हो। जब से युआन फेंग ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह उसे पहले ही क्षण में मारने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, भले ही वह ग्रीन इल्यूजन आयाम से जीवित बाहर निकल आए, तब से उसने उन्हें मारने का मन बना लिया था। ग्रीन इल्यूजन आयाम में रहते हुए उसे युआन फेंग और युन सोंग दोनों को मारना था, अन्यथा वे भविष्य में उसके लिए अंतहीन परेशानी लेकर आएंगे। इसके अलावा भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय के अनुयायियों के चित्र में होने के कारण वह आसानी से परीक्षणकर्ताओं की मृत्यु के लिए बहाने ढूंढ सकता था। भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय द्वारा मारे गए बहाना ढूंढकर उसने बिना किसी झिझक के अपना तुरुप का पत्ता निकाल लिया। अप्रत्याशित मानसिक हमले का सामना करते हुए युन सोन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उस पर किसी राक्षस का कब्जा हो गया हो। आह! सिर में असहनीय दर्द महसूस करते हुए वह अपना सिर पकड़कर पीड़ा से रोने लगा। नितियान ने मौके का फायदा उठाया और बिजली की गति से अपना हाथ आगे बढ़ाया। युन सोन की गर्दन को जकड़ते हुए उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। क्रंच! युन सोन की गर्दन के अंदर से हड्डी टूटने की आवाज आए और साथ ही उसका सिर अप्राकृतिक तरीके से नीचे झुक गया। युआन फेंग ने अपनी आंखें इतनी चौड़ी कर ली कि उनमें से लगभग खून बहने लगा। तुमने उसे मार डाला। तुमने वास्तव में उसे मार डाला। ग्रीन इल्यूजन आयाम परीक्षण में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 4 संप्रदायों द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करना था, जिसमें परीक्षण लेने वालों के बीच कोई हत्या नहीं करना शामिल था। हालांकि युआन फेंग के मन में नितियान के प्रति द्वेष था, लेकिन जब उसने आन यंग से उसे सौंपने की मांग की थी, तो वह केवल उसे अक्षम करना चाहता था, उसकी उसे मारने की जरा सी भी मंशा नहीं थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह ग्रीन इल्यूजन आयाम में युन सोन पर जानलेवा हमला करेगा। आखिरकार, अगर वह कभी ग्रीन इल्यूजन आयाम से बाहर निकल गया और दूसरों को यह मामला बताया, तो नितियान को अनिवार्य रूप से 4 संप्रदायों द्वारा मार दिया जाएगा। अगर मैं उसे ग्रीन इल्यूजन आयाम में नहीं मारता, तो शायद ब्लैक क्लाउड सिटी में लौटने के बाद मेरे पास कोई दूसरा मौका नहीं होगा। नितियान का चेहरा ठंडा और गंभीर था। अगर मैं उसे ब्लैक क्लाउड सिटी में हमारे बाहर निकलने के बाद मुझे परेशान करते हुए देखता हूँ, तो मुझे हर दिन उस फैसले पर पछतावा होगा। इसलिए, भविष्य में कोई पछतावा न हो, इसके लिए मैं उसे केवल ग्रीन इल्यूजन आयाम में ही मार सकता हूँ। युआन फेंग चिल्लाया, तुम्हारे चारों संप्रदाय तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। नितियान ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारी मौत की भी योजना बना ली है। जब तक तुम मर चुके हो, कोई भी कभी सच्चाई नहीं जान पाएगा। मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम दोनों को भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय ने मारा था, और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। युन सोन को मारा जाता देख, युआन फेंग, जो नितियान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, अचानक रुक गया। नितियान से 5 मीटर की दूरी पर खड़े होकर उसने अपनी आंखों में गंभीर भाव के साथ अपनी असली ताकत का परीक्षण किया। हालांकि, ये सुनकर कि नितियान उसे मारकर उसे चुप कराना चाहता है, वह अपने क्रोध को दबा नहीं सका। तुम मुझे भी मारना चाहते हो? युआन फेंग गुस्से से मुस्कुराया। युआन फेंग के सवाल के जवाब में नितियान ने गंभीरता से सिर हिलाया। जब वह बोला, तो ऐसा लगा जैसे युआन फेंग को मारना दुनिया की सबसे सामान्य बात है। अगर तुम ग्रीन इल्यूजन आयाम से जिंदा निकल गए, तो क्या लोगों को मेरे द्वारा युन सोन को मारे जाने के बारे में पता नहीं चलेगा? खैर, जो हो गया सो हो गया। कुछ और कहने का कोई मतलब नहीं है। या तो तुम या मैं। बेशक, मैं ये सुनिश्चित करने की योजना बना रहा हूँ कि जो व्यक्ति मरेगा वह तुम ही हो। जैसे ही उसने बात खत्म की, नितियान ने एक बार फिर अपनी मानसिक शक्ति एकत्रित कर ली, और उसकी आंखें सर्दियों की रात में एक तारे की तरह ठंडी हो गईं। मानसिक शक्ति शारीरिक शरीर और आध्यात्मिक शक्ति की तुलना में काफी तेजी से काम कर सकती है। एक क्षण में उसकी मानसिक शक्ति अनगिनत तीखे ब्लेडों में बदल गई, जो युआन फेंग के दिमाग की ओर फट पड़े। धमाका! युआन फेंग हिंसक रूप से कांप उठा, उसकी अभिव्यक्ति विकृत हो गई और उसकी आंखें सदमे और भय से भर गईं। कितनी भयानक मानसिक शक्ति है! इस क्षण तक उसे अंततः समझ में आ गया कि कैसे नितियान ने एक सेकंड में युन सोन को मार डाला। युन सोन क्यूई रिफाइनिंग के 7वें स्तर पर था। सामान्य तौर पर नितियान से थोड़ा कमतर साधना आधार के साथ उसे इतनी जल्दी हार नहीं झेलनी चाहिए थी। ये तथ्य कि नितियान ने अपने दूसरे हमले में ही युन सोन को मार डाला, सामान्य बुद्धि के परे था। ये वास्तव में इसलिए था क्योंकि वह युन सोन की मृत्यु के तरीके के बारे में संशय में था, इसलिए युआन फेंग ने नितियान के पास जाते समय जल्दबाजी में काम करने से परहेज किया।
वास्तव में उसे ये भी डर था कि नित्यान के पास कोई गुप्त हथियार हो सकता है। जब नित्यान की दुर्जेय मानसिक शक्ति तीक्ष्ण ब्लेड में परिवर्तित हो गई और अचानक उसके दिमाग में घुस गई, तब उसे अंततः यह एहसास हुआ, नित्यान के पास असामान्य रूप से असाधारण मानसिक शक्ति थी। युआन फैंग ने एक ठंडी चीख मारी और तुरंत ग्रेवल संप्रदाय का एक गुप्त जादू प्रकट कर दिया। आत्मा सुदृढ़ीकरण मंत्र। जब नित्यान की मानसिक शक्ति की तेज धार युआन फैंग के दिमाग तक पहुंची, तो उसने पाया कि युआन फैंग का दिमाग एक अभेद्य किले की तरह बन गया था। असंख्य तीखे ब्लेड ऐसे लग रहे थे मानो वे किसी ठोस चट्टान के टुकड़े पर पटक दिए गए हों, और युआन फैंग की आत्मा को कोई नुकसान पहुंचाने में असमर्थ थे। ये देखकर कि उसका मानसिक हमला विफल हो गया था, नित्यान ने निर्णायक रूप से अपनी सारी मानसिक शक्ति वापस ले ली। भूत संप्रदाय के अनुयायी मानसिक शक्ति से हमला करने में सबसे कुशल थे। ग्रेवल संप्रदाय के सदस्य के रूप में मैं हर समय भूत संप्रदाय से लड़ता रहता हूँ। क्या आप वाकई मानते हैं कि मेरे पास इसका जवाब देने का कोई तरीका नहीं है? ये जानने के बाद कि कैसे नित्यान ने एक पल में युनसोंग को मारने में कामयाबी हासिल की, युआन फैंग का दिल वास्तव में थोड़ा शांत हो गया। आत्मा सुदृढ़ीकरण मंत्र के साथ अपनी आत्मा की रक्षा करते हुए उसने नित्यान की ओर चलने में समय लिया। जैसे जैसे वह निकट आता गया, उसके शरीर के भीतर से आध्यात्मिक शक्ति की तीव्र तरंगें निकलती रहीं। नित्यान का चेहरा विशेष रूप से गंभीर हो गया जब उसने महसूस किया कि युआन फैंग, जिसे ग्रेवल संप्रदाय द्वारा एक बीजित शिष्य के रूप में देखा गया था, वास्तव में युनसोंग से अलग था। युनसोंग क्यूई शोधन के 7वें स्तर पर था, जो ग्रेवल संप्रदाय द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा, भले ही युनसोंग को ग्रेवल संप्रदाय द्वारा आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया हो, लेकिन उसकी साधना प्रतिभा के साथ उसे निश्चित रूप से एक वरीयता प्राप्त शिष्य के रूप में नहीं चुना जाएगा। ग्रेवल संप्रदाय में प्रवेश न कर पाने का मतलब था कि उसे कभी भी कुछ जादुई मंत्र सीखने का मौका नहीं मिला, जैसे कि आत्मा सुदृढ़ीकरण मंत्र। इसलिए ये समझ में आता है कि युनसोंग नित्यान की मानसिक शक्ति के एक भी प्रहार का सामना नहीं कर सकता था। हालांकि अचानक उसे यह एहसास हुआ कि वह भूत संप्रदाय के डूकुन को इतनी आसानी से मारने में इसलिए सक्षम था क्योंकि वह प्रतिक्रिया से घायल हो गया था। यदि 7 दुष्ट भूतों की मृत्यु के कारण उत्पन्न प्रतिक्रिया न होती, तो नित्यान का हमला डूकुन की सुरक्षा को भेदने में सक्षम नहीं होता, और डूकुन को इतनी दुखद हार का सामना नहीं करना पड़ता। एक बार जब उसे पता चल गया कि आक्रमण का दूसरा दौर कैसे शुरू किया जाए, तो नित्यान को एहसास हुआ कि वह हर बार केवल अपनी मानसिक शक्ति से हमला करके नहीं जीत सकता। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और खुद को शांत करने की कोशिश की। अब युआन फैंग को कम आंकने की हिम्मत नहीं थी, वह चुपके से खूनी लड़ाई के लिए तैयार हो गया। ग्रे छाया मंत्र। युआन फैंग ने एक भयंकर चीख मारी, और उसके शरीर में धड़कती आध्यात्मिक शक्ति से अचानक 2 भूरे साए बाहर निकल आए। ऐसा लग रहा था कि वे छायाएं उसकी आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्ति थी, जो फिर नित्यान की ओर झपटी। इसके साथ ही युआन फैंग ने मुस्कुराते हुए अपनी थैली से एक ग्रे बैनर निकाला। तुरंत ही झंडा हवा में लहराने लगा और उसी समय उसकी सतह पर विभिन्न घुमावदार और विचित्र छवियां प्रकट हुईं, जो प्रबल आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत प्रतीत हो रही थी। जैसे ही उसने अपने हाथों में बैनर लहराया, वे 2 मूलतः धुंधली ग्रे छायाएं तुरंत स्पष्ट हो गईं। वे 2 युआन फैंग हैं। नित्यान की अभिव्यक्ति चमक उठी जब उसने अपनी आंखों के सामने ग्रे छायाओं को 2 युआन फैंग में बदलते देखा। इसके अलावा, वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि युआन फैंग की 2 छायाएं वास्तव में आध्यात्मिक शक्ति और जीवन के उतार चढ़ाव उत्पन्न कर रही थी। न केवल 2 छायाओं के पास मांस के शरीर थे, बल्कि उन्हें बैनर की एक लहर के साथ आत्मा और जीवन भी दिया गया था। अब उनके और असली युआन फैंग के बीच अंतर करना लगभग असंभव था। आध्यात्मिक उपकरण। उसने अपने आध्यात्मिक उपकरण का उपयोग किया। बिना ज्यादा सोचे समझे, नित्यान ने जल्दी से दोनों छायाओं के हमलों को टाल दिया और उनके साथ आमने सामने की लड़ाई में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस बिंदु तक युआन फैंग ने पहले ही अपना बैनर हटा दिया था और अपने चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान के साथ नित्यान की ओर बढ़ रहा था। एक क्षण बाद युआन फैंग उसकी परछाई में शामिल हो गया, और वे तीनों आगे पीछे धुंधले हो गए, जब तक कि यह अंतर करना असंभव नहीं हो गया कि असली कौन था। वे सभी मांस और खून से बने थे, भूरे रंग के कपड़े पहने हुए थे, और उनके चेहरे पर एक ही भाव था। ये बताना सचमुच असंभव लग रहा था कि असली युआन फैंग कौन था। हालांकि नित्यान अच्छी तरह से जानता था कि जीतने की कुंजी यह निर्धारित करना था कि उनमें से असली युआन फैंग कौन था।
एक बार जब वह असली युआन फैंग को मार देगा, तो अन्य नकली युआन फैंग तुरंत गायब हो जाएंगे और उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर पाएंगे। दो छायाओं को मिलाने के बाद युआन फैंग ने चुपचाप अपनी स्थिति बदल ली और बार बार नीतियान पर हमला किया। दूसरी ओर नीतियान अपनी मानसिक जागरूकता से असली युआन फैंग को खोजने में विफल रहा। इसलिए वह केवल चकमा दे सकता था और जब उसे किसी कोने में धकेला जाता तो वह वापस लड़ सकता था। टकराना। उसने युआन फैंग की ओर मुक्का मारा, जिससे उसकी छाती पर चोट लग गई। हालांकि उसे कोई जवाबी ताकत महसूस नहीं हुई, लगभग ऐसा लगा जैसे वह हवा में मुक्का मार रहा हो। उसे तुरंत एहसास हो गया कि उसने युआन फैंग की छाया के अलावा और कुछ नहीं मारा था, जो ग्रेवल संप्रदाय के गुप्त जादू द्वारा बनाई गई छाया थी। जैसे ही वह अंदर ही अंदर आहें भर रहा था और उसकी मुट्ठी हवा में लहरा रही थी, अचानक उसकी पीठ में तेज दर्द हुआ। उसे एक जोरदार मुक्का लगा और वह जोरदार झटके से लड़खड़ाकर आगे की ओर गिर पड़ा। जब वह पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एक और युआन फैंग उसकी ओर तेजी से आ रहा है और बुरी तरह मुस्कुरा रहा है। उसने तुरंत हमले का सामना करने के लिए अपनी मुट्ठियां तैयार कर ली। टकराना। हालांकि जैसे ही उसकी मुट्ठी युआन फैंग की हथेली से टकराए, एक बार फिर ऐसा लगा जैसे वह हवा में मुक्का मार रहा हो। चूंकि उसे कोई प्रतिरोध बल नहीं मिला, इसलिए उसने तुरंत अपना संतुलन खो दिया और लड़खड़ाते हुए आगे की ओर गिर गया। इसी समय एक और जबरदस्त ताकत सीधे उसकी पीठ पर आकर लगी। उसने तुरंत खांसते हुए मुंह से खून निकाला। उसी समय उसने महसूस किया कि जिस क्षण वह पीछे मुड़ा था, युआन फैंग, जिसने पीछे से उस पर छिपकर हमला किया था, पहले से ही बिजली की गति से उसकी एक छाया के साथ स्थिति बदल चुका था। इसलिए पीछे मुड़ने पर उसका सामना हमेशा नकली युआन फैंग से होता था, जबकि असली युआन फैंग वास्तव में उसके पीछे होता था। दो सफल हमलों के बाद युआन फैंग और उसके साथी नीतियान से दूरी बनाए रखने के लिए पीछे हट गए। इस बार असली युआन फैंग थोड़ा निराश दिखते हुए नीतियान की ओर अपना सिर हिलाते हुए करीब आया। कितनी अफसोस की बात है, आपके पास इतनी प्रबल मानसिक शक्ति है, लेकिन कोई प्रासंगिक कौशल नहीं है, और इसलिए आप इसका पूरा उपयोग नहीं कर सकते हैं या कोई शक्तिशाली हमला नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, चूंकि आप औपचारिक रूप से क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय में शामिल नहीं हुए हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि आपके पास अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह से प्रदर्शित करने के लिए कोई मंत्र या तकनीक नहीं है। सबसे बुरी बात तो यह है कि आपके पास काम करने के लिए कोई उचित आध्यात्मिक साधन भी नहीं है। भले ही आपके पास असाधारण मानसिक शक्ति और सभ्य आध्यात्मिक शक्ति है, फिर भी आप अब केवल मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकते हैं। आप केवल अपने आप को ही दोषी ठहरा सकते हैं कि आपने अपर्याप्त साधना आधार के साथ हरे ब्रह्म आयाम में प्रवेश किया, और आप इतने बदकिस्मत थे कि मुझसे बहुत जल्दी टकरा गए। यदि आप क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय में शामिल हो गए होते, कुछ गहन मंत्र और तकनीकें सीख ली होती, और आपको एक शक्तिशाली आध्यात्मिक उपकरण प्रदान किया गया होता, तो आप मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी बन गए होते। जो भी हो, तुम्हारे पास मरने के अलावा कुछ नहीं बचा है। इन शब्दों के बाद युआन फैंग ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वह तीन आकृतियों में धुंधला हो गया और तेजी से अपनी स्थिति बदलने लगा। इस समय नीतियान अब ये समझ नहीं पा रहा था कि कौन क्या है।